तो आइए हम लोग अब आगे देखेंगे कि सैलरी ट्रेंड क्या है यहाँ का। ठीक है, कि आपने अलग अलग जॉब तो सुन लिया भाई, अच्छा लग रहा होगा सुनने में, है ना। अलग अलग कोर्सेज भी हैं, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, फार्म डी, है ना। अब ये सब कुछ भी करेंगे आप तो आपको क्या इनकम जनरेट कहीं से हो सकता है। हालांकि इनकम को कोई पैरामीटर फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज जो देखा गया है, ठीक है, कि फार्मेसी में सैलरी का ट्रेंड क्या है और ग्रोथ रेट कहां पर है अच्छा खासा, तो यहां से आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सैलरी ट्रेंड क्या है। देखो, पैशन मीट्स प्रोफेशन, ठीक है, जहां पर आपका पैशन जो है, जैसे हमारा पैशन टीचिंग है, तो जब हमारा प्रोफेशन जुड़ेगा तो भाई अच्छा ही करेंगे, हम ऑब्वियस सी बात है। तो जब जब पैशन आपका प्रोफेशन से जुड़ता है तो इट पेज ऑफ, ये आपको बहुत पैसा देता है कसम से। आपका कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जहां पर आप मन ही नहीं लग रहा है आपका, बस आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा आपको जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो पैशन पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, कैरियर स्टेज के बारे में बात करें, अगर आप बी फार्म है ना, डी फार्मा की आपने किया है, तो एवरेज मंथली सैलरी जहां पर भी आप काम कर सकते हैं जिसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। देखो, बिजनेस एक अलग चीज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर आप खोल लेंगे, आप पता नहीं कितना कमा लेंगे, लेकिन डी फार्म में एंट्री पर आपको कितना मिलेगा, मिनिमम 15 से लेकर के 25,000 तक यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि फिक्स पैरामीटर नहीं है, आप कितना भी पा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन यहाँ बी फार्मा फ्रेशर के बारे में बात की जा रही है, जो जो फट से बी फार्मा पास करके निकले, इनको मिनिमम अभी 20,000 से 35,000 की जॉब मिल ही जाती है कहीं पर भी। ठीक है, एम फार्मा या फार्म डी आप किए हैं तो आपको 35 से 70,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, कम से कम 3 साल अगर आपको कहीं पर भी काम करते हो जाए इंडस्ट्री में, शुरुआत में तो बहुत हालत खराब है, इसी के आसपास 15 के आसपास रहेंगे आप, लेकिन 3 साल मिनिमम काम करने के बाद अगर आप ढंग से आपने काम किया है तो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक महीना आप इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, अगर हम विदेश में जाके काम करना चाहते हैं, अब्रॉड में, यूएस में, कनाडा में, यूके में, तो आप वहां पर इंडियन रुपया के हिसाब से 2 लाख से 5 लाख रुपया बड़ी आसानी से आप कमा सकते हैं। हम फिर से बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक एवरेज निकाला गया है जितना लोग अभी कमा रहे हैं कहीं पर भी। ठीक है, किसी किसी का ज्यादा भी होता है, किसी किसी का कम भी हो सकता है कहीं पर भी। अगर हम लोग नोट पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा है सैलरी स्केल्स इंक्रीजेस विथ स्पेशलाइजेशन। सैलरी किस तरह से बढ़ेगी आपका, जिस तरह की आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। लोकेशन कहां पर आप काम कर रहे हैं, मेट्रो वर्सेस रूरल में, गांव में काम करेंगे कम पैसा मिलेगा, बड़े शहर में जाएंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कैसा होगा। इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी में काम करेंगे, रेगुलेटरी में काम करें, रेगुलेटरी में बहुत ग्रोथ है ना। इंडस्ट्री में ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्लिनिकल में अच्छा ग्रोथ है, एकेडमिक्स में थोड़ा कम ग्रोथ ऐसा लगता है कि है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने सैलरी ट्रेंड के बारे में जाना, तो आपको कम से कम कुछ आइडिया मिला होगा कि क्या 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 सैलरी हमको कहां से मिल सकती है अगर हम किस कोर्स में अप्लाई करेंगे। तो ग्लोबल स्कोप और हायर स्टडीज क्या क्या है। ठीक है, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में इसका स्कोप क्या है। ठीक है, आप अपने यहाँ से छोटे कॉलेज में ही से भी अगर आपने कहीं पर भी कोई कोर्स किया है तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। मान लीजिए उसके बाद समझदारी आपको सीरियस नहीं, आप फार्मेसी तो बहुत गजब चीज है, तो आपको अच्छी जगह से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए और हायर स्टडीज बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोबल स्कोप इसका क्या है। तो ग्लोबल स्कोप और हायर स्टडीज हम लोग समझे तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज देखें कि बाहर काम क्या है, क्या कोई मौका है क्या हमारे लिए। तो बाहर आपके लिए मौका क्या है कि स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आप एमएस कर सकते हैं। एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी होता है एक्चुअली में। ठीक है, एमएस एमडी जो आपने सुना है, तो वो भी आप कर सकते हैं करके। एमपीएच कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जिसको बोलते हैं, ये कोर्स भी एक चलता है, बड़ा अच्छा है। इसको करने के बाद आप यूनेस्को वगैरह में भी जॉब कर सकते हैं। एमबीए कर सकते हैं फार्मा मैनेजमेंट में, है ना, इसको फार्मा एमबीए भी कुछ लोग बाहर बोलते हैं, एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं, तो बाहर आपके पास ये अलग अलग पढ़ने के रूल है। काम करना चाहते हैं तो आप बाहर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जो यहाँ काम करें वहां काम करेंगे, है ना। कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं आप, यूएस में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। इन हर जगह पर इनको जरूरत पड़ती है रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एग्जाम लाइक नेपलेक्स, पेप्सी, कैप। वहां पर जाने के लिए देखो, वहां पर हर देश का एक अपना एग्जाम होता है, तो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। ये कुछ एग्जाम्स के नाम है, जहां पर अलग अलग देश में आप जाएंगे तो वहां का ये एग्जाम पास करेंगे आप, तो वहां पर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी आप काम कर लेंगे आसानी से। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है अलग अलग। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करें रफली, तो इंडियन फार्मासिस्ट जो है स्पेशली फार्म डी या फिर एम फार्मा के बाद जो बाहर जाते हैं आर इन डिमांड इंटरनेशनली। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनली, अगर आपको मैं बताऊं तो स्पेशली इन क्लिनिकल सेटिंग, क्योंकि जो हमारे यहाँ का फार्मा एजुकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही गजब है। चाहे मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करें, चाहे फार्मा एजुकेशन के बारे में बात करें, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारा चीज करिकुलम में डिसाइड किया। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत नॉलेज हो जाती है, इसलिए विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है इन चीजों की, क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं पर भी। तो ये आपके पास ग्लोबल स्कोप है
और हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, इन सब जगह पर जाने के लिए दिमाग में आपके आ रहा होगा, सर विदेश में पढ़ने के लिए तो बहुत पैसा लगता होगा, है ना। मैं आपको तमाम तरीके बता सकता हूँ जहां पर विदेश की यूनिवर्सिटीज तमाम खुद आपको ऑफर करेंगे, भैया आप चाहें तो हमारे यहाँ करके फ्री में पढ़ लीजिए, है ना। सबके अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आना जाना आपका होगा या फिर फीस हम इतना छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। इनको अलग अलग फेलोशिप बोलते हैं, ठीक है। इस फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने पहले की पढ़ाई, जैसे एम फार्मा वहां करने जा रहे हैं तो आपको बी फार्म तक यहाँ पर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। भाई वो लोग भी किसी पर इतना खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है ना। जैसे हम बोल दें अगर डी फार्मा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, अगर वो पूरा बोर्ड टॉप करते हैं तो उनको हम अगले साल की फ्री कर देंगे। तो खाली उसी बच्चे को देंगे ना भाई, खाली जो बोर्ड टॉप करेगा या डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दे अपना। तो इस तरह से वहां पर भी है कि यहाँ पर अगर आप जो कोर्स करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट एकदम क्रीम आप हैं, तो आपको वहां बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटीज। आपको तो अप्लाई तो करना पड़ेगा, उनको नहीं पता चलेगा ना कि आप कौन है कहाँ है, लेकिन अप्लाई करेंगे आप उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए दरवाजे खोलेंगे और आपको फ्री में भी एजुकेशन मिल सकती है। इवन वहां पर पढ़ने के बाद पैसा भी आपको मिल सकता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल स्कोप में आती है, हम लोगों ने समझा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा तमाम चीजें। आगे हम लोग बात करें इमर्जिंग एंड फ्यूचर ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब हम लोग को समझना है कि भैया ये फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। फार्मेसी पढ़ने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा 2 साल या 4 साल बाद, तो फिर आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तब तक फार्मेसी का आगे क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो देखो एरिया क्या है अलग अलग और उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझना चाहिए। देखो एक फार्मेको जिनोमिक्स है जो बाहर होता था, अभी अपने अभी स्टार्ट है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, ठीक है, इस फील्ड में। जिनोमिक्स मतलब जीन से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ है, और यहाँ पर क्या होता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में। क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर दवाई हर इंसान के शरीर में अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से के जीन्स से मिलकर बनता है ना। हमारा अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक में तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है बेसिकली क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम्स में क्या होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जीन छोटा सा सेगमेंट है। तो वो जीन ही डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसा कोई चीज हमारे में एक्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ जीन से रिलेटेड होता है। तो फार्मेसी में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वहां पर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का ट्रेंड आगे आने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग तरीके की दवाई चाहिए, है ना। तो हर व्यक्ति का डेटा बनेगा और उसमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आगे की अपकमिंग ट्रेंड में डिजिटल फार्मेसी का युग आने वाला है ना। क्योंकि हर चीज डिजिटल होती चली जा रही है, हर चीज ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के तहत काम हो रहा है, तो आपको भी उसके तहत अपना बेस कम से कम मेंटेन करना चाहिए फ्यूचर में। बिजनेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, आप चाहे जब काम करेंगे मेडिकल स्टोर तो खोल ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको और अच्छा देखना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है फार्मेसी फील्ड में चेंज, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। एक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है कि हेल्थ की इंफॉर्मेशन पूरा रहे, उसका पूरा डेटा बने, रिकॉर्ड बने, इस फील्ड में भी अच्छा काम हो सकता है। ई कंसल्टेशन आजकल मेट्रो सिटीज में अच्छा चलने लगा है। ई कंसल्टेशन मतलब घर बैठे रहे आप वीडियो कॉलिंग से अपने डॉक्टर साहब को भी दिखा सकते हैं। इन द सेम वे फार्मासिस्ट भी इस तरह से काम कर सकता है। डिजिटल फार्मेसी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। बाहर रहिए आप देख करके, आप वहां से उनकी चाहे बुकिंग ले लीजिए, चाहे उनको बिलिंग कर दीजिए उनका, और उनकी सारी दवाइयां पैक करके उनके घर पर डिलीवरी कर दीजिए। सारा डिजिटल फार्मेसी के अंदर आएगा। आगे हम लोग बात करें कि बायो फार्मा और नैनोटेक, ये कौन सा एरिया है जिसमें बायोलॉजिकल्स, हम लोग फार्मेसी के साथ बायोलॉजी करेंगे, यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो यहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पर यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, है ना। कि शरीर में जाकर के जैसे एक दवाई है उससे मल्टीपल चीजें सही होती हैं, लेकिन उसमें से हम लोग किसी एक टारगेट को टारगेट करेंगे। टारगेट मतलब जहां पर ले जाना है उसको, और वहीं पर सटीक जाकर के हम लोग काम करेंगे। तो ये बायो फार्मा और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद माइन्यूट टारगेट तक भी हम लोग बड़ी इजीली टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे वहां की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। हेल्थ पॉलिसी और इकोनॉमिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, है ना, तो वहां पर आपको पॉलिसी मेकिंग का मौका मिल सकता है। फार्मा एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, जहां पर आप चेकिंग में चले जाएंगे, विजिलेंस वाली टीम में जाएंगे, जहां पर आप हर दवाई पे जाकर के छापा मारेंगे और फिर चेक करेंगे कि वेदर दिस मेडिसिन आर प्रिपेयरिंग बाय देयर एसओपीज और नॉट, है ना। जिस तरह से उसको बनना चाहिए उस तरह से क्या वो बन रही कि नहीं बन रही है, ठीक है। एक लास्ट इसमें फ्यूचर ट्रेंड जो आने वाला है वो टेली फार्मेसी का है। टेली फार्मेसी मतलब बेसिकली जो ग्रामीण एरिया है वहां पर इसका काम बढ़िया होने वाला है। होम केयर सोल्यूशंस मिलेगा, है ना, कि अपने घर पे ही रहिए आप, वहीं से सारा चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। टेली फार्मेसी, फोन कर दिया दवाई पहुंचा दिया भैया वहां पर, तो ये काम अच्छा होने वाला है अब फ्यूचर में। तो ये सारी फ्यूचर के ट्रेंड है और अपॉर्चुनिटीज हमने बात किया यहाँ पर, ठीक है। जहां पर फोकस करते हुए आज जो भी आप कर रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए करेंगे
तो अच्छा आप लर्न करेंगे, फिर अर्न भी करेंगे, ठीक है। द फार्मासिस्ट रोल इज इवॉल्विंग फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड टू पेशेंट सेंट्रिक और टेक इंटीग्रेटेड। तो हम लोग पूरा इसको कंक्लूड करें तो फार्मासिस्ट का रोल रहने वाला है, अब वो प्रोडक्ट बेस्ड मतलब वो दवाई से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने वाला है, कहाँ जाने वाला है, पेशेंट सेंट्रिक, है ना। वो बीमार व्यक्ति से जुड़ाव ज्यादा होने वाला है, टेक इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जुड़ाव होने वाला है आगे चल करके, ठीक है। अब आप वो दवाई लेकर के बैठे रहिए, वो ट्रेडिशनल काम ही करते रहे, तो उसके अलावा भी अब आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। अब इन जगह पर हर जगह जाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि भाई पढ़ाई तो कोर्स तो आपने कर लिया, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, जो भी आपने किया, लेकिन अब व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन दिस फील्ड, है ना। तो कौन कौन सी स्किल जो पड़ती है, कौशल का क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पर बात करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, देखो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब सबसे मेन वाली क्या चीज चाहिए, बहुत चीज चाहिए होगी, लेकिन सबसे मेन आपको क्या पास क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए, चाहे फार्माकोलॉजी का हो, चाहे फार्मास्यूटिक्स का हो। बाकी रिसर्च डेवलपमेंट जाने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स पढ़े रहेंगे तो काम आपका चल जाएगा। फिर आपका एक कम्युनिकेशन और पेशेंट काउंसलिंग आपको होना चाहिए, है ना, बातचीत करने का अच्छा तरीका आपका होना चाहिए, पेशेंट को आप डील कर पाए, बता पाए अपनी सारी बात को, उसकी बात समझ पाए, पेशेंट काउंसलिंग का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। फिर एनालिटिकल थिंकिंग आपको, आप समझ पाए कि क्या गलत हो रहा है, किस दशा में कोई पेशेंट बता रहा है, नहीं बता रहा है, कैसे करना है, तो ये सब चीजें एनालिटिकल थिंकिंग और अटेंशन का काम हो सकता है डिटेलिंग में, ठीक है। एक इथिक्स की तरफ आप जा सकते हैं कि आपके अंदर ईमानदारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए भाई ना, हालांकि पूरी होनी चाहिए, लेकिन इथिक्स हो, एम्पैथी हो और डिसीजन मेकिंग आप हो, तो इन सब चीजों की जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, मतलब ये चीजें आपके अंदर होंगी तो आप अच्छा करेंगे हमेशा जाकर। फिर कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स मतलब जो हर फील्ड में अलग काम आता है, खाली यही नहीं, लेकिन इस फील्ड में काम करने के लिए टीम वर्क आपको आना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा हमारे गांव में कहावत थी, तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट टीम में अकेला विराट कोहली भी है तब भी मैच हार सकते हैं, क्योंकि अकेला क्या करेगा भाई, उसको एक रन बनाने के लिए भी एटलीस्ट कोई दूसरा इधर भाग के आएगा तब वो उधर पहुंचेगा, है ना। इन द सेम में अकेले आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, टीम वर्क यहाँ भी जरूरी है। एडाप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एडाप्टेबिलिटी का मतलब सिचुएशन, जैसे कोई नई जॉब या जो जॉब में आप मान स्विच करते हैं या नई जगह जाते हैं, तो वहां का जो माहौल है, वहां बातचीत करने का तरीका है, वहां का रहन सहन है, खाना पीना है, तो आपको उसके हिसाब से अपने शरीर को ढालना पड़ेगा ना भाई, उसको एडाप्टेबिलिटी बोलते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए, जहां भी माहौल जैसा है फिर धीरे धीरे आपको वैसे ही आपको बनना चाहिए, ना कि वहां जाकर के पूरा सिस्टम बदल डालना, ठीक है। एक डिजिटल लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए आज के समय में। डिजिटल लिटरेसी मतलब आप ईमेल करना जानते हो, ईमेल पढ़ना जानते हो, मोबाइल चलाना जानते हो, है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो उसको आप एक्वायर कर पाए, डिजिटल लिटरेसी। और दुनिया में, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसमें सॉफ्ट स्किल्स में आएगा। सॉफ्ट स्किल्स मतलब रहेगा तो अच्छा है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, सब कुछ टैलेंट ही नहीं होता, सॉफ्ट स्किल्स भी जानना जरूरी है। अगर हम बात करें कि एआई के साथ और ऑटोमेशन के साथ, विद एआई एंड ऑटोमेशन ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर अब एआई छा रहा है ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो फार्मासिस्ट मस्ट अप स्किल विद डेटा, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल्स, क्योंकि एआई बहुत कुछ कर देगा इन फ्यूचर आने वाले में, तो आप सबको फार्मासिस्ट को क्या करना पड़ेगा, अप स्किल करना पड़ेगा, अपनी जो भी आपको आता है उसमें और कुछ एडवांसमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो जो आप कर रहे हो तो दूसरा भी कर देगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, तो आप स्किल कैसे करना पड़ेगा, डेटा, आपके पास ज्यादा डेटा हो अलग अलग तरीके का, टेक्नोलॉजी आप सबसे अच्छा जानते हो, और कम्युनिकेशन का बढ़िया आपके पास तरीका हो, कम्युनिकेशन टूल्स हो आपके पास, है ना। तो ये सब चीजें जब आप समझेंगे जानेंगे तो काम बड़ा आसानी से आपका काम चलेगा। तो ये वो हमने स्किल्स के बारे में बात करी जो इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज एंड सपोर्ट सिस्टम, कौन कौन सी बॉडीज है ना, और सपोर्ट सिस्टम क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जो बॉडीज हैं इधर लिखी गई हैं और जो रोल है इनका यहाँ लिखा गया है, यहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे पहला क्या है, एक पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी ओवरसाइट, इनका पूरा रेगुलेटरी वाला पूरा काम देखने का इनका है, पीसीआई का काम, कि सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, या फिर कोई कॉलेज मान लीजिए खुल रहा है तो क्या वो सब नॉर्म्स के हिसाब से खुला है कि कुछ भी ऐसे ही चल रहा है। एक तरह से एक आईपीए है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इसका नाम है, इसका नेटवर्किंग करा है पूरा, मतलब आपको जोड़ के रखता है हर जगह पर, तमाम सेमिनार्स कराते हैं, जर्नल पब्लिश होता है यहाँ से, ये सब काम होता है। एक एआईडीसीओसी है और एक आईएचपीए है, ठीक है, इनका दोनों का मिलकर काम क्या होता है, ये दे प्रोवाइड एडवोकेसी फॉर हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी फार्मेसीज, मतलब मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के लिए ये लोग, इनकी निगरानी में ये सारा काम होता है, ठीक है। एक एफआईपी है जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया में ये काम करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और एक्सचेंज को देखना इनका काम है ना, कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी चीज
कोई मेडिसिन मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही, तो क्या वो अंडर सुपरविजन है कि नहीं है, उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं, कि कुछ भी आप इधर उधर बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर इनका काम होता है। अगर हम बात करें ज्वाइनिंग एसोसिएशंस ऑफर एक्सपोजर्स, मेंटरशिप एंड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग बॉडी, इन सबको आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्सपोजर्स मिलेगा, आप अलग अलग जगह काम करेंगे, मेंटरशिप आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं सब कुछ सीखने को मिल सकता है कहीं से, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जो भी आप किसी भी कैरियर में उससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अब इस टॉपिक के अंत में आते आते हम लोगों को एक चीज अब सीखना पड़ेगा कि वाई चूज फार्मेसी एज अ कैरियर। फार्मेसी को हम एज अ कैरियर कैसे क्यों चूज करें, वाजिब सवाल है कि आपको जानना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं कोई काम। तो फार्मेसी को एज अ कैरियर चूज करने के लिए हम लोग अभी तक तो सारा चीज तो हमने अभी यही बताया। अगर हम कंक्लूड करें बात को, तो देखो फार्मेसी में है क्या एक्चुअली, फार्मेसी में यहाँ पर साइंस है और हेल्थ केयर भी है ना, लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड काम है, और जो भी काम करेंगे इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, है ना, किसी का इलाज आपने कर दिया, किसी को फायदा हो गया तो आपका वो नाम जपेगा हमेशा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। फार्मेसी ऑफर्स अ रेयर ब्लेंड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, है ना, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, सॉरी। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साथ में पेशेंट इंटरेक्शन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का एक ब्लेंड है। रेयर ब्लेंड मतलब एक मिक्सचर, एक ऐसा जूस आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे अगर आप मान लो एक चीज ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों चीज को मिला करके अगर कोई ये तीनों चीज कहीं मिल रही है तो कहाँ मिल रही है, फार्मेसी में मिल रही है। ठीक है, फार्मेसी में ये चीजें मिलती हैं जो कि रेयर है थोड़ा सा, मतलब ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि आप इसको पढ़ लिए तो बहुत जगह आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। वेदर यू वांट टू इन्वेंट अ ड्रग, चाहे आप कोई ड्रग को इन्वेंट करना चाहे, उसको खोजना चाहे या बनाना चाहे, इंप्रूव लाइफ, चाहे उसकी लाइफ को इंप्रूव करना चाहे, चाहे हमारी लाइफ को, चाहे ड्रग की लाइफ को, दोनों की लाइफ होती है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, या फिर हेल्थ पॉलिसी को बनाना चाहे, या फार्मेसी कैन बी योर प्लेटफॉर्म। आप ये सब काम खुद भी करना चाहे तो फार्मेसी आपका वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर रहते हुए आप ये सब काम कर सकते हैं। दवाई की चाहे खोज के बारे में बात करें, है ना, चाहे लोगों का जीवन इंप्रूव करने के बारे में बात करें, कोई भी दिक्कत आ रही है तो दवाई अच्छा काम करेगी तो भाई उनका लाइफ मेंटेन होगा, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने, बिजनेस में हम बेसिकली रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तक बात हो रही है यहाँ पर, या फिर जो भी हेल्थ पॉलिसी अभी जो अपने गवर्नमेंट में चल रही है, तो नियम कानून है, उसमें अगर आप कुछ शेप देना चाहते हैं तो उसके भी अलग अलग ऑप्शन है। तो इन सब जगहों पर जाने के लिए फार्मेसी विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्या लिखा है, इफ द मेडिसिन इज द हार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अगर दवाई, दवाई के बारे में बात है, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम का दवाई अगर हार्ट है, ठीक है, तो फार्मेसी कौन है बताओ, फार्मेसी इट्स ब्रेन गाइडिंग। ठीक है, वो फार्मेसी क्या है, इसका दिमाग है जो बता रहा है, चाहे गाइडिंग करे, चाहे ऑप्टिमाइजिंग करे, चाहे इंश्योरिंग करे सेफ्टी को। ठीक है, वो दवाई, वो फार्मेसी ही गाइड करता है कि ये क्या है हमारे लिए, हार्ट है, ठीक है, मेडिसिन। और ऑप्टिमाइज करना उसको, मतलब कि जो सही दवाई हो, जो रेशनल ड्रग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां की बात कर रहे हैं, और वो सब कुछ सही सलामत हो, ये सब कुछ फार्मेसी के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक देखा कि व्हाई वी शुड चूज फार्मेसी एज अ कैरियर। ठीक है, तो जो मेजर टॉपिक है चैप्टर 1 का काम से कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है, कीप स्टडी, थैंक यू।